हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं स्नेहा सिंह। एक बार फिर स्वागत करती हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। तो कैसे हैं आप सभी। और आज से एक नया चैप्टर, हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। ओके, हम लोगों ने 2 यूनिट ख़त्म कर दी हैं, जिसमें हम लोगों ने पहली यूनिट पढ़ी थी लाइफ प्रोसेस की, यानी जैव प्रक्रम की। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र पढ़ा था, हम लोगों ने उत्सर्जन तंत्र पढ़ा, अवशोषण यानी कि किस तरह से रेस्पिरेशन के थ्रू जो भी मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के, वो ब्लड के थ्रू जाते हैं सेल के पास, है ना। और काफ़ी सारे प्रोसेस हमने देखे लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में। इसके बाद हम लोगों ने दूसरे जो यूनिट पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि जो ह्यूमन की या फिर प्लांट की जो बॉडी होती है वो कैसे कंट्रोल होती है, कैसे कोऑर्डिनेट करके रहती है, यानी कि हमने नियंत्रण और समन्वयन के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो जीव होता है, क्योंकि जीव के हमेशा जब भी ये शब्द आएगा ना जीव, जब भी ये शब्द आएगा जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म, इसमें आप समझोगे कि इसमें हम एनिमल प्लस प्लांट दोनों की बात कर रहे हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी बोले कि जीव के बारे में ऐसी चीज़, ऐसा हम कोई भी सेंटेंस अगर हम उससे रिलेटेड बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं उस चीज़ में, यानी एनिमल्स को भी और प्लांट्स को, दोनों को। ठीक है, क्योंकि जीव की श्रेणी में वो जीव आते हैं जो सजीव के पूरे लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, सारे कैरेक्टर्स उसमें होते हैं एज अ लिविंग। ठीक है, कि लिविंग यानी कि सजीव के सभी गुण को वो क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। जिसमें से आज जो चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, वो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किस चीज़ का, लिविंग का, यानी कि सजीव का एक लक्षण होता है। ओके, तो खैर ये सब चीज़ें तो बेसिक है। आज इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। देखो, हम लोगों ने कई सारे सिस्टम के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा कि किस तरह से खाना हम खाते हैं और वो पचता है ना। उसके बाद हम लोगों ने श्वसन तंत्र पढ़ा था कि हम लोग कैसे किसी भी गैस को इनहेल करते हैं फिर एक्सहेल करते हैं, यानी कि जो भी हमारे अंदर गैस जा रही है जिसमें से O2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और मुख्य काम O2 यानी ऑक्सीजन का ही होता है, कैसे वो कार्य करती है हमारी बॉडी में। इसके बाद हम लोगों ने याद करूँ तो शायद हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था, तो ब्लड किस तरह से सर्कुलेट होती है पूरी बॉडी में। देन हमने उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा था, और इन चारों ही तंत्रों को हम लोगों ने सिमिलरली प्लांट्स में देखा था, जो कि इन सभी चीज़ों को कर रहे थे, है ना। दरअसल वहाँ पर जो हम बोल सकते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन्स यानी मानवों में वो परिसंचरण तंत्र होता है, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, यानी संवहन कैसे होता है, संवहन तंत्र। अच्छा, अब हम इसके बाद हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन पढ़ा था, तो कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि बॉडी किस तरह से खा पी रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन वो कैसे नियंत्रित होगी, यानी कि हम अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर देखी थी ब्रेन की, यानी क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है मानव शरीर का वो मस्तिष्क ही होता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो यहाँ ब्रेन से ही चल रही हैं, यही सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक तरह से कंट्रोलर है ये ह्यूमन बॉडी का। और इसी में फिर हम लोगों ने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जिसमें हम लोगों ने प्लांट्स में भी हार्मोन्स देखे थे और एनिमल्स में भी हार्मोन्स देखे थे। ओके, और इसके बाद हम लोगों ने प्लांट्स में भी ये सब चीज़ें देखी थी। देन हम लोग अब आए हैं मानव जनन तंत्र पे। देखो, 2 चैप्टर जो हम लोगों ने पिछले पढ़े हैं वो दोनों ही यूनिट एक दूसरे से अलग थी, लेकिन ये चैप्टर एक ऐसा है कि इसमें हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगी। ओके, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने साथ साथ कई चैप्टर्स को लेकर आएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग आनुवांशिकी चैप्टर को पढ़ेंगे, हेरिडेटरी या फिर हम बोल सकते हैं वंशागति को पढ़ेंगे, तो वो चैप्टर जो है इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेगा, तो इस चैप्टर को ज़रूर आप पढ़िए। ठीक है, और तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन की बात आती है कि आखिरकार रिप्रोडक्शन जो वर्ड हम बार बार सुन रहे हैं वो होता क्या है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारे जीव जनन कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 शब्दों को लिख रही हूँ, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। जनन बोलते हैं या फिर प्रजनन कैसे करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस।
अच्छा, अभी तक हम लोगों ने पिछली जो यूनिट्स पढ़ी उसमें हम लोगों ने कई बार इस शब्द का यूज किया है, जनन। इस शब्द का हम लोगों ने कई बार यूज किया है ना, तो इस शब्द का हम लोगों ने कई बार यूज किया, लेकिन अर्थ नहीं पता। अच्छा, जनन वो क्रिया है या फिर रिप्रोडक्शन वो क्रिया है जिसमें एक जीव क्या करता है, अपने ही समान जीव को उत्पन्न करता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। अर्थ की मीनिंग क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन या फिर हम जनन की बात करें तो जनन या रिप्रोडक्शन एक वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई जीव जो है वो अपने समान जीव को उत्पन्न करता है। अर्थात मतलब क्या है कि अपने समान जीव को उत्पन्न करेगा या अपने समान जीव को पैदा करेगा, इसी का अर्थ होता है जनन या फिर रिप्रोडक्शन, या फिर इसी चीज़ को हम प्रजनन बोलते हैं। ठीक है, दरअसल अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, कई सारी चीज़ें हैं देखने को जो कि इसका एग्जाम्पल है, जो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझाता है। अगर हम खुद ही का एग्जाम्पल लें तो हम लोग कहाँ से आए, आसमान से तो नहीं टपके ना, तो वो भी एक चेन ही थी कि हमारे दादाजी परदादाजी थे, फिर दादाजी से हमारे, फिर पापा से हम लोग। ठीक है, फिर ये चेन चलती जाती है ना। या फिर हम बोल सकते हैं सीधी भाषा में कि अगर हम जनन या फिर रिप्रोडक्शन को डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि एक पीढ़ी जब दूसरी पीढ़ी को जन्म देती है या दूसरी पीढ़ी को बनाती है या उत्पन्न करती है तो इसी प्रोसेस को हम जनन बोलते हैं। और साधारण भाषा में इस चीज़ को बोला जाता है कि एक जीव जब दूसरे जीव को उत्पन्न करता है, अपने समान संतति को उत्पन्न करता है, तो इसी प्रोसेस को जनन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं अगर हम, तो देखो रिप्रोडक्शन ठीक है, तो यहाँ इस चीज़ को मैं इस तरह से डिफाइन कर सकती हूँ कि जब एक संतति या फिर हम बोल सकते हैं जब एक जीव अपने समान संतति को उत्पन्न करता है तो इसे जनन कहते हैं। सिमिलरली या फिर हम बोल सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की उत्पत्ति जनन द्वारा ही संभव है। या फिर इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि अपने समान जाति के जीव को उत्पन्न करना जनन है। ये तीन चीजें मैंने लिखी, होपफुली कि इसमें से कोई एक तो समझ में आएगा और उससे आप इस चीज़ को समझ सकते हो। पहली चीज़ मैंने बोली कि जीव एक जीव से जब अपने समान संतति को उत्पन्न करता है, यानी कि जैसा वो खुद है वो अपने समान ही किसी जीव को उत्पन्न कर रहा है या उसको पैदा कर रहा है, तो उसी चीज़ को जनन बोलते हैं। दूसरी चीज़ मैंने बोली कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की उत्पत्ति हो रही है, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि परदादाजी से दादाजी, दादाजी से पापा और पापा से फिर हम लोग। ठीक है, तो ये भी एक पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, तो कैसे हो रहा है ये पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, तीसरा ये है कि अपने समान जाति के जीव को उत्पन्न करना, यानी कि ऐसा नहीं है कि आम के पेड़ से केला उगने लगे। ठीक है, इंसान का बच्चा जो है वो किसी बंदर के बच्चे को पैदा करे तो ये तो हो नहीं सकता है ना, यानी कि वो अपनी ही जाति के ही बच्चे को पैदा करेगा। जाति यानी कि मनुष्य का बच्चा क्या होगा, मनुष्य होगा, बंदर का बच्चा बंदर, हाथी का बच्चा हाथी होगा। और इसी तरीके से अगर हम प्लांट्स की बात करें, पेड़ों की बात करें, तो उसमें भी आम के पेड़ से आम ही उगेगा, सेब के पेड़ से सेब ही, नींबू के पेड़ से नींबू ही उगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है जनन या फिर रिप्रोडक्शन। होपफुली कि आप समझ पा रहे हो। बहुत जनरली अगर एग्जाम्पल मैं लूँ तभी आपको पता है कि इस टाइम पर जो मूंगफली है उसकी खेती हो रही है अभी, यानी कि उस चीज़ को अभी जो मूंगफली की अभी खेती की जाती है ना, फिर 3-4 महीने बाद जो है फिर उसको काटा जाता है। ठीक है, तो अभी मूंगफली की बात करें तो अभी क्या करते हैं, हम बीज को बोते हैं। एग्जाम्पल कई लोग ये एग्जाम्पल समझ पा रहे होंगे मेरा कि मूंगफली की खेती अभी हो रही है, तो अभी हम क्या करते हैं, बीज बोते हैं खेतों में। बीज बोएंगे, फिर 3-4 महीने बाद देखेंगे तो वो सीधी क्या बन जाती है, फसल बन जाती है।
अब हो क्या रहा है कि ऐसा तो है नहीं कि अगर जो जितने भी हमने बीज बोए, अगर हमने एक बीज बोया तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लांट जो है वो बनेगा, है ना। अगर हम 3-4 महीने बाद देखेंगे तो उससे एक ही प्लांट हमें देखने को मिलेगा और उसमें एक ही मूंगफली लगेगी, ऐसा तो है नहीं। हम लोग देखते हैं कि एक बीज से कई सारे पेड़, एक बीज से पेड़ भले एक बने लेकिन उसमें मूंगफली कई सारी रहती है ना। तो ये क्या हो रहा है, जनन यानी रिप्रोडक्शन के थ्रू ही हो रहा है कि उसमें क्या हुआ, उस प्लांट में रिप्रोडक्शन प्रोसेस हुआ जिसके कारण से उसमें कई सारी मूंगफली हमें देखने को मिली, क्योंकि वो प्रोसेस एक से एक चलता रहा ना, कि एक से एक दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, क्योंकि उसमें कई सारे फ्लावर्स लगे हुए थे, है ना। मूंगफली में अगर देखें तो कई सारे फूल हुए उसमें और उन्होंने अपने अपने प्रोसेस के थ्रू अपने अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन किया और कई सारे बीज वहाँ पे बनाए। तो एक मूंगफली के बीज से हमें कई सारी मूंगफली मिलती हैं, समझ लो कि 10 मूंगफली मिली हमें एक बीज से, ठीक है। बात समझ में आई? तो होपफुली कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ये तो हमने समझ लिया कि आखिरकार इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, और हम लोग समझ रहे हैं कि जीवों में जनन या प्रजनन की क्रिया होती कैसे है। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि ये जनन क्या चीज़ है, यानी रिप्रोडक्शन क्या है और क्या है कर रहा है ये सब, ठीक है। इस चीज़ को हमने समझा। अब हम समझते हैं कि इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, प्लांट्स में भी अलग होते हैं और एनिमल्स में भी अलग होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, चलो इस चीज़ को नोट करो, अगर करना है तो फिर हम इसको रफ करके समझते हैं। अब ज़रा सा ये समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस आखिरकार जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो कर क्यों रहा है, ठीक है। क्या फ़ायदा है इसका, ठीक है, क्या फ़ायदा है, क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें, वाई। देखो, रिप्रोडक्शन या फिर जो जनन की क्रिया अगर नहीं होगी तो होगा क्या कि मान लो कि एक जीव है, पूरी दुनिया में अगर एक ही जीव होता तो वो खा पी के मर जाता, है ना, वो अपनी लाइफ बढ़िया से जीता और मर जाता। उसके बाद क्या कोई दूसरा जीव आता? नहीं आता। तो जनन या फिर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो एक बोल सकते हैं निरंतरता या किसी जाति की निरंतरता बनाए रखने में सहायक होता है, ठीक है। निरंतरता बनाए रखने में सहायक होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा सहायता की क्या बात है इसमें, यानी कि यही एक साधन है। रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा साधन है जिसके कारण से जो जाति है उसकी निरंतरता बनी रहती है, यानी कि वो निरंतर बना रहता है, ठीक है। अपनी जाति को वो बनाए रखता है, अस्तित्व में बनाए रखता है। किसी भी जीव की बात करें हम, यहाँ तक कि ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, अगर कोई एक ही इंसान होता तो वो भी मर जाता तो क्या होता, कुछ नहीं। अगर वो जीव जनन नहीं करता है तो वो अपनी जाति को बनाए नहीं रख सकता, ठीक है। केवल और केवल जनन ही एक ऐसा, यानी रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मीडियम है, ऐसा माध्यम है जिसके कारण से किसी जीव की जो जाति है या फिर हम बोल सकते हैं वो अपनी पूरी स्पीशीज़ को बनाए रखता है, ओके। तो पहला कारण तो ये है कि अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए जो जनन है वो महत्वपूर्ण भाग है जीवन का, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के लिए जो रिप्रोडक्शन है वो उन्हीं प्रोसेस की जितना, यानी उन्हीं सब चीज़ों के जितने मायने रखता है जो कि हम लोगों को जीवित रखने के लिए करती हैं। यानी कि जिस तरह से पाचन, अवशोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारे प्रोसेस इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए या फिर किसी भी एनिमल के लिए, उसी तरीके से जो रिप्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी प्लांट या फिर कोई भी एनिमल अगर रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो वो अपनी जाति को नहीं बना सकता, है ना, वो वहीं पे वो ख़त्म हो जाती है जाति, ठीक है। तो अपनी जाति को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए, उसको निरंतर बनाए रखने के लिए ही जो एनिमल है या फिर जो प्लांट है वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ ये है, पहली चीज़ निरंतरता बनाए रखने में, दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग इस चीज़ को ये देखते हैं कि जो भी आनुवंशिक लक्षण होते हैं, अब ये क्या नया टर्म आ गया, इस चैप्टर के बाद हम जस्ट आनुवंशिक चैप्टर को ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होती है वंशागति या हेरिडिटरी या वंशागति क्या होती है। तो ये क्या करता है कि जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, आनुवंशिक लक्षण वो हमारे एक पीढ़ी से यानी एक जनरेशन से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जिसके कारण से समानता हमें देखने को मिलती है दोनों जीवों में होता है। इस चीज़ को आप एनिमल्स से बहुत आसानी से समझ सकते हो, प्लांट से भी बहुत आसानी से समझ सकते हो। भले अगर ह्यूमंस की बात करें तो इनमें थोड़ी सी वैराइटीज़ आ जाती है। वैराइटीज़ का मतलब है थोड़ी सी वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। वैराइटीज़ में बोल रही हूँ भिन्नताएं, जिसको हम वेरिएशंस बोलते हैं।
तो वेरिएशन या फिर भिन्नताएं आ जाती हैं ह्यूमंस की अगर हम बात करें, जिसमें से उनमें कई सारा अंतर आता है। जैसे कि मेरी फैमिली में मेरी मम्मी की तरह मैं बिल्कुल नहीं दिखती, है ना, मतलब, लेकिन फिर भी उनकी तरह मुझमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, यानी कि इंटरनल कैरेक्टर्स हैं और मतलब आनुवंशिक लक्षण है, लेकिन उनके सारे आनुवंशिक लक्षण जो है मेरे अंदर आए हैं, ठीक है। इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलरिटीज़ नहीं होती ह्यूमंस में। अगर हम बात करें तो एक्सेप्शन ये होता है कि अगर हम मनुष्य की बात करें तो उनमें बहुत ज़्यादा समानताएं नहीं होती, है ना। कुछ समानता तो हमें देखने को मिलेगी, यानी कि हाइट हो गई, कलर हो गया, आँखों का कलर हो गया, बॉडी का कलर हो गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे पेरेंट्स से ही हमें मिलती हैं। ओके, जैसे हमारे पेरेंट्स होंगे वैसे हम होंगे। लेकिन अगर हम बात करें और भी एनिमल्स की, जैसे हम चिड़िया को देख लो, हाथी को देख लो, शेर को देख लो, पेड़ों की बात करें, आम के पेड़ को देख लो, सेब के पेड़ को देख लो, गोभी देख लो, मिर्ची देख लो, जो भी आपको देखना है ह्यूमंस को छोड़ के, तो उनमें क्या होता है, अंतर देखने को मिलता है, सॉरी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है काफ़ी सारे, क्योंकि उनमें भी क्या हो रहा है, आनुवंशिक लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित हो रहे हैं, जिसके कारण से समानता आ रही है, यानी सिमिलरिटीज़ आ रही हैं। लेकिन ह्यूमंस में अगर बात करें, यानी मनुष्य की हम बात करें, मनुष्य की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो इनमें वेरिएशंस आ जाती हैं, वेरिएशंस आ जाती हैं, यानी भिन्नताएं आ जाती हैं, विभिन्नताएं आ जाती हैं, जिसके कारण से हमें अंतर देखने को मिलता है, अंतर आ जाता है ना, ह्यूमंस में। तो ये भी चीज़ है कि आनुवंशिक लक्षण क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, जिसके कारण से समानता हमें देखने को मिलती हैं। ओके, अब ये हो क्यों रहा है, कारण क्या है। अब इसमें तीसरा जो कारण सबसे महत्वपूर्ण है, ये दूसरा हो गया, ये पहला हमारा हो गया कि पहला हमारा हो गया निरंतरता, और दूसरा हमारा हो गया आनुवंशिकी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तीसरी चीज़ है कि अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षण जा रहे हैं, मनुष्य या फिर जीव या जो प्लांट या पौधे हैं, जीव बोल सकती हूँ मैं, 10 बार मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ रही है, मनुष्य, पेड़ पौधे, ठीक है, तो एक ही टर्म हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म, यानी जीव, ठीक है। तो जीव जनन इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी संतति वो पैदा कर रहे हैं, जो भी संतति उनकी हो रही है, वो उनसे ज़्यादा ताकतवर होती है। मतलब इसका क्या है, यानी कि हमें यहाँ पर जैव विकास देखने को मिलता है, जैव विकास, यहाँ क्या हो रहा है, जैव विकास हो रहा है। इसको भी हम पढ़ेंगे, आनुवंशिकी के जस्ट बाद हम इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। डार्विनवाद और लेमार्क के बारे के, डार्विन और लेमार्क के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो जैव विकास देखने को मिलता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कोई जीव है, उस जीव ने अपनी ही समान जाति को जन्म दिया, यानी अपने बच्चे को उसने जन्म दिया, संतति को जन्म दिया, और वो देखती है कि उसका जो बच्चा है, उसकी जो संतति है, वो ज़्यादा कैपेबल है, सारी जो भी हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट है या फिर जो भी कंडीशन है, जो भी अनुकूलन है, उसके थ्रू ही, उसके अनुसार वो क्या है, अनुकूलित है, यानी कि वो ज़्यादा कैपेबल है जीने के लिए, यानी उसमें कई सारी वैरायटीज़ और भी ज़्यादा मिलती हैं, यानी कि वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा क्या है, कैपेबल है, या फिर उससे ज़्यादा ताकतवर है। सीधी सी बात बोलूँ तो हम देख सकते हैं कि तीसरा कारण ये है जनन का, कि जो भी संतति उत्पन्न होती है वो अपने माता पिता से, यानी कि अपने पेरेंट्स से ज़्यादा ताकतवर होती है। ओके, तो ये भी एक कारण होता है जनन का, यानी रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो ये जैव विकास का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। तो ये 3 आधार होते हैं। पहली चीज़ तो निरंतरता बनी रखेगी, यानी कि एक जीव जो है कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही जीव या 5-6 जीव हुए उसके बाद वो पूरी स्पीशीज जो है ख़त्म हो जाएगी। मान लो चींटियों में अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो चींटियाँ तो ख़त्म ही हो जाती, है ना, एक लिमिटेशन अगर उनमें होती तो चींटियाँ तो ख़त्म ही हो जाती। इसके बाद आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी, एक से पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। कई सारे ऐसे लक्षण आपको, कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये बहुत कॉमन सी बात है कि अगर हम ये चीज़ देख रहे हैं, अगर आपको अगर हम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यानी कि जैसे हम बात करें कि मेरी हाइट, तो मेरी हाइट हम कहते हैं कि अब ऐसा तो है नहीं कि पेरेंट्स बहुत लंबे लंबे हैं और उनके बच्चे बहुत छोटे हो जाएं, तो आपको थोड़ा अलग फील होगा ना कि ये किस पर गई है, ना तो ये मम्मी पे गई है, ना तो ये पापा पे गई है। लेकिन होता क्या है कि अगर पेरेंट्स की हाइट मान लो 6 फुट है, 6 फुट है, यानी कि ठीक है, अच्छी खासी है, 6 फुट है, तो उनके बच्चों में 6 फुट से थोड़ी ज़्यादा ही निकलेगी हाइट जो है, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल लिया है कि जो जैव विकास है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ओके, अब जैसे मेरी हाइट है, तो मेरी हाइट मान लो 5 फुट 3 इंच है, तो मेरे पेरेंट्स जो है मुझसे थोड़े छोटे हैं,
ठीक है, मेरी मदर की जो हाइट है मेरे से थोड़ी छोटी है। तो इससे क्या पता चलता है कि पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर्स हैं आ तो रहे हैं पेरेंट्स से ही, लेकिन उनसे भी ज़्यादा क्या है हम कैपेबल हैं, या फिर उनसे भी ज़्यादा क्या है हम विकसित हैं। ठीक है, तो ये अंतर होता है, ये अर्थ होता है किसका, रिप्रोडक्शन यानी जनन का। तो होपफुली कि आपको इस चीज़ को समझ में आया हो रहा है वाई। ठीक है, यानी कि निरंतरता बनाए रखने में आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, और तीसरी जैव विकास करने के लिए, यानी कि जो भी संतति उत्पन्न होगी वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा कैपेबल होगी, यानी ज़्यादा शक्तिशाली होगी। तो इसीलिए ही जनन की क्रिया की जाती है। इस चीज़ को समझते हैं। अब हम समझते हैं फाइनली इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि आज की जो क्लास है वो एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हमने इसका अर्थ पढ़ा। पढ़ने को इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसी चीज़ को हम अभी समराइज करते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में यानी कि रिप्रोडक्शन में हम जीव को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, हम जीव को दो भागों में बांटते हैं। जो जीव होता है यानी ऑर्गेनिज्म होता है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक हमारा होता है प्लांट, या फिर हम बोल सकते हैं एनिमल, बोल दो पहले। एनिमल यानी कि जंतु, और दूसरा हमारा होता है पादप, मीन्स प्लांट। पादप, ओके। दोनों में ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, एक हमारा है एनिमल और दूसरा हमारा है प्लांट। अगर हम एनिमल की बात करें तो इसमें दो तरह का रिप्रोडक्शन होगा। एक होगा अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसमें हम अलैंगिक जनन में पढ़ेंगे, जैसे कि हम बात करते हैं विखंडन की, पुनरुद्भवन की। विखंडन की हम बात करेंगे, जैसे हम अमीबा के में देखेंगे अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्योंकि ये सभी जो एनिमल्स होते हैं हमारे, कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन की बात करें तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं, ज़्यादातर ये एक कोशिकीय जीवों में ही होगा। अधिकतम ये एक कोशिकीय जीवों में ही होता है और होता भी है। जैसे हम अमीबा की बात कर लेते हैं, हाइड्रा की बात करते हैं, तो इनमें, ठीक है, मुकुलन की बात करेंगे, अलैंगिक जनन में हम मुकुलन की, जैसे हम बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, विखंडन हो गया, विखंडन की बात करेंगे, मुकुलन की बात करेंगे, तो इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं अलैंगिक जनन में। ओके, दूसरी चीज़ हम बात करते हैं लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये थोड़ा बड़ा पार्ट है। इससे जो अलैंगिक जनन है वो एक कोशिकीय जीवों में होता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में, क्योंकि अगर हम बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो फिर तो वहाँ पर क्या बनेंगे, फिर तो वहाँ पर सारे ऑर्गन्स बनेंगे, तो फिर वहाँ पर एक सेक्सुअल क्यों होगा, सेक्सुअली नहीं होगा। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मोस्ट ऑफ द केसेस ये हमारा होता है एक कोशिकीय जीवों में। अधिकतम जो है ये एक कोशिकीय जीवों में होता है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में हमारा लैंगिक जनन ही देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि जीवों में, ठीक है, लैंगिक जनन ही देखने को मिलता है। तो जो लैंगिक जनन है ये बहुकोशिकीय जीवों का एक क्या है, गुण है, एक लक्षण है। तो अलैंगिक जनन पढ़ेंगे, जिसमें मैंने बताया विखंडन, मुकुलन, ये प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे होता है। दूसरी ओर अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक तरह से कहें तो इसमें हम पढ़ते हैं एक लिंगी जंतु के बारे में। की बात करें तो ये हमारा एक लिंगी जीव में होगा, जैसे कि हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, हाथी, शेर, गाय, बछड़ा, हाथी, शेर, गाय की बात कर लें, भैंस की बात कर लें, तो इनमें हमारा लैंगिक जनन होता है। ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें दो अलग जीव होते हैं जिनके मध्य क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो जैसे ह्यूमंस की बात करें तो यहाँ पर क्या होते हैं कि दोनों अलग अलग जो जीव होते हैं, मेल और फीमेल, यहाँ पर दो जीवों की बात आती है, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, जिन दोनों में ही अपने अपने बॉडी में उनके क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। मेल की बात करें तो उनमें मेल गैमेट बनता है जिसको स्पर्म यानी शुक्राणु बोलते हैं, और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बनता है जिसको अंडाणु यानी कि ओवम बोलते हैं या फिर एग बोलते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों के में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, देन क्या बनता है, जायगोट
यानी कि क्या बोलता है, युग्मनज बनता है, और युग्मनज के बाद भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बनता है, और भ्रूण के बाद संतति यानी कि न्यूबॉर्न बेबी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है जिसको हम डिटेल में जानेंगे। तो ये होता है एनिमल्स में। एनिमल्स में अलैंगिक जनन होगा और लैंगिक जनन होगा। ठीक है, तो लैंगिक जनन में हम मेल और फीमेल की बात करते हैं। ठीक है, प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारा क्या होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन होता है। इसमें भी क्या होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें भी हम कुछ इसी तरीके से पुनरुद्भवन की बात होगी, बीजाणु जनन की बात होगी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पुनरुद्भवन की बात करते हैं, पुनरुद्भवन की बात करते हैं। ठीक है, बीजाणु जनन की बात करते हैं, बीजाणु जनन की बात करते हैं। तो ये प्रोसेस होते हैं हमारे अलैंगिक जनन में। सॉरी, लेकिन इससे पहले अलैंगिक जनन में जो है, अलैंगिक जनन को भी दो भागों में बांटते हैं। आई एम रियली सॉरी, इसको भी दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा हमारा होता है कृत्रिम कायिक जनन। ओके, एक हमारा होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। दरअसल हम अलैंगिक जनन में भी हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। हम जैसे कि हम पुनरुद्भवन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, रीजनरेशन के बारे में बात करते हैं, हम लोग बीजाणु जनन के बारे में बात करते हैं जिसमें से हम बीजाणु बनते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे, हम पुनरुद्भवन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा अलैंगिक जनन में दो प्रोसेस आते हैं, एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है, और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन जैसे हम कंद की, शलकंद की बात करते हैं, कंद की बात करते हैं, शलकंद की बात करते हैं। जैसे आलू में आलू किस तरह से जर्मिनेट होता है ज़मीन के अंदर रह करके, ठीक है, और शकरकंद की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्राकृतिक कायिक जनन होता है, यानी प्राकृतिक चीज़ों से। और अगर हम बात करें दूसरा कृत्रिम कायिक जनन, जैसे कि हम घूंटी बांधना देखते हैं, ठीक है, और हम बोलते हैं कटिंग करना, यानी कि हम जैसे गुलाब का पेड़ कैसे लगाते हैं, उसकी डंडी जो है वही एक तरह से क्या होती है, रिजनरेट हो जाती है। तो गुलाब की डंडी लगाते हैं ना, हम उसका पूरा पेड़ तो लगाते नहीं है, थोड़ी सी कलम मिल जाती है तो कलम लगाना, ये सब चीज़ें हम घूंटी बांधना, ये कृत्रिम कायिक जनन में देखते हैं। ठीक है, यानी कि हम अपने तरीके से, अपने मन चाहे तरीके से जो भी प्लांट हमें चाहिए, जो गुलाब की कलम आप देख सकते हो कि क्या करते हैं, तो अलग अलग कलर के फ्लावर्स को, अलग अलग रोज़ को हम लोग क्या करते हैं, बांध देते हैं, बाइंड कर देते हैं उसको, किसी टेपिंग कर देते हैं, उसकी टेप से बांध देते हैं। और जब उसको लगाते हैं तो हमें उस दोनों ही डंडी में, यानी दोनों ही जो फ्लावर की हमने कटिंग ली थी और उन दोनों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो हमें एक नया फ्लावर देखने को मिलता है ना, शेडिंग वाला। तो वो चीज़ हम देखते हैं कृत्रिम कायिक जनन में। ठीक है, और एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन, यानी प्राकृतिक रूप से जो जनन की क्रिया हो रही है उसको प्राकृतिक कायिक जनन, और कृत्रिम कायिक जनन यानी कि कृत्रिम रूप से हम अपने मनचाहे तरीके से कैसे जो रिप्रोडक्शन है वो करवाते हैं। ठीक है, तो ये अलैंगिक जनन था। और लैंगिक जनन में हम देखो, इसमें हम पढ़ेंगे एनिमल्स में हम बात करते हैं किसकी, मेल गैमेट्स की। देखो मेल गैमेट की बात करेंगे, इसमें मेल गैमेट जिसको हम बोलते हैं स्पर्म, ठीक है, और फीमेल गैमेट की बात करेंगे। दरअसल इतनी इंग्लिश चलती है, अगर आप सोचो कि हिंदी मीडियम के टॉपिक में ले रही हूँ तो बिल्कुल हिंदी में ही चले हम, बिल्कुल गलत। ठीक है, हमें दोनों लैंग्वेज को साथ में लेकर चलना है, और इतना भी नहीं है कि हम पूरा इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ में लेके चलते हैं। तो इसमें हम बात करें तो इसमें हम फीमेल्स की बात करें, जिसमें हम फीमेल गैमेट की बात करते हैं, जो कि हमारा होता है ओवम या फिर एग, ओवम। अब सिमिलर तो नहीं है बिल्कुल, यानी कि हम अगर इसमें बात करें तो इसमें हमारे क्या होते हैं, हम प्लांट्स में देखते हैं इसमें मेल गैमेट होता है हमारा क्या, दरअसल यहाँ पर मेल गैमेट नहीं होता, मेल गैमेटोफाइट होता है। मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या है कि जिसके अंदर मेल गैमेट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेल गैमेट को तो मेल गैमेट ही बोलते हैं, फीमेल गैमेट को एग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मेल गैमेट को, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट के अंदर ये होता है, यानी कि नर युग्मक उद्भिद के अंदर होता है, तो इसलिए हम इसका नाम डिफाइन करते हैं जिसको परागकण बोलते हैं, क्योंकि सारी प्रोसेस परागकण ही करता है। ठीक है, बिल्कुल एंड में जाकर के जो परागकण में से जो दो नर युग्मक हैं वो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट जो होता है, मेल जो होता है, मैं दरअसल सिंपल सा लिख दूँ तो मेल हमारा होता है परागकण, जिसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, और ये बड़े मज़ेदार टॉपिक है हमारा। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम इसे बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे तो इस चीज़ को भी, लेकिन ज़्यादातर इंटरेस्टिंग हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लांट्स में। दूसरी चीज़ फीमेल की बात करें तो फीमेल जो गैमेटोफाइट होता है वो हमारा होता है एम्ब्रियो सेक,
यानी कि भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो फीमेल में एम्ब्रियो सैक होता है, मेल में पॉलन ग्रेन होते हैं। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो यही है बस हमारा क्लासिफिकेशन। एनिमल्स में अलैंगिक और लैंगिक जनन होगा। अलैंगिक जनन में हम लोग देखेंगे विखंडन के बारे में, मुकुलन के बारे में, ठीक है, हाइड्रा और जो अमीबा है इन सब में कैसे जो होता है जनन होता है। लैंगिक में हम देखेंगे पूरा डिटेल में मेल गैमेट कैसे बनता है, फीमेल गैमेट कैसे बनता है। साथ ही साथ हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी देखेंगे, जिसको नॉर्मली, जिसको जनरल भाषा में पीरियड्स बोला जाता है, तो उसको भी देखेंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम प्लांट्स की बात करें तो अलैंगिक जनन होता है, जिसमें प्राकृतिक कायजनन और कृत्रिम कायजनन होता है। इन दोनों के अलावा भी इसमें काफ़ी सारे प्रोसेस होंगे, जैसे कि हम बात करते हैं बीजाणु जनन की बात करें, पुनरुद्भवन की बात करते हैं। इसके बाद हम लैंगिक जनन में मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, यानी मेल गैमेटोफाइट जिसको बोला जाता है, यानी कि नर युग्मक उद्भिद जिसके अंदर युग्मक पाया जाता है, नर युग्मक होता है, ठीक है। इसका मेल को हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं और सिमिलरली फीमेल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, ओके। यानी कि ये मेल पार्ट होता है पॉलन ग्रेन और ये फीमेल पार्ट होता है एम्ब्रियो सैक, ओके। तो होपफुली कि आज का जो इंट्रोडक्शन था, जो एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, समझ में आई होगी और पता चला होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ओके। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।